नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कृषि विशेष में आज हम बात करेंगे गेहूं के बारे में, जो एक ऐसा अनाज है जिसका उपभोग सबसे ज्यादा होता है। हम किसी न किसी रूप में गेहूं का सेवन करते ही हैं, चाहे ब्रेड, चपाती, नूडल्स के रूप में हो या फिर दलिया या बिस्किट। दर्जनों तरह से काम आने वाला गेहूं खाद्य सुरक्षा अभियानों का मजबूत स्तंभ है। इसकी खेती लगभग पूरी दुनिया में होती है। तो आइए आज विस्तार से बात करते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं दुनिया की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसकी खेती पूरे विश्व में की जाती है। भोजन के लिए उगाई जाने वाली फसलों में विश्व स्तर पर मक्का के बाद दूसरा नंबर गेहूं का ही है। जहां तक भारत का सवाल है तो विश्व गेहूं उत्पादन में हमारा स्थान दूसरा है। गेहूं घास कुल का पौधा है। पुरातात्विक रिकॉर्ड इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इसे सबसे पहले मध्य पूर्व स्थित लेवांत क्षेत्र के दक्षिणी हिस्सों में 9600 ईसा पूर्व उगाया गया था। लेवांत में मुख्य रूप से सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन और तुर्की का ज्यादातर हिस्सा आता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से पता चला है कि भारत में गेहूं की खेती 5000 साल से भी अधिक समय से हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले अनाज भंडार गृह में गेहूं के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। गेहूं प्रोटीन का बड़ा स्रोत है। इसमें आयरन, जिंक और फाइबर भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में लगभग हर राज्य में गेहूं उगाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा खेती पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। यही इलाका गेहूं के कटोरे के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बिहार, राजस्थान और गुजरात में भी गेहूं बड़े पैमाने पर उगाया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में मध्य प्रदेश सब पर भारी है। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो सबसे अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पर रोग और कीट का बहुत ही कम प्रभाव है। और वहाँ की जो गेहूं को हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट क्वालिटी गेहूं कहते हैं। और आपको यह जान को किसान भाई ताजुब होगा कि जब हम उसी प्रजाति को यहाँ लगाते हैं उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में, यदि उसमें 11% प्रोटीन की मात्रा है, तो जो वही मध्य प्रदेश में लगता है उसमें 14 से 15% प्रोटीन की मात्रा हो जाती है। दुनिया का पेट भरने के लिए गेहूं कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दूसरी सभी फसलों को मिलाकर भी विश्व व्यापार में गेहूं सबसे ऊपर है। वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की मांग लगातार बढ़ रही है। 2022-23 के दौरान हमारे देश से करीब 47 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात किया गया है, जिसकी कुल कीमत 11,826 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात और यमन हमारे गेहूं के सबसे बड़े खरीदार हैं। हमारे देश में गेहूं की 3 प्रकार की जो स्पीसीज हैं, जिसमें पहला एस्टिवम गेहूं जो चपाती गेहूं के नाम से जाना जाता है। अधिकतम एरिया इसी के अंतर्गत है पूरे हमारे देश में। इससे सब कुछ जो आप प्रतिदिन अपने भोजन में प्रयोग में ला रहे हैं, चाहे वो आपकी चपाती है, ब्रेड है, बिस्कुट है, पिज़्ज़ा बेस है, मोमो है, सूजी है, आपकी मैगी है, नूडल्स है, सब कुछ इससे बनता है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा गेहूं है उसे हम डूरम गेहूं बोलते हैं। उसमें ऐसा गुण है जिसकी वजह से उसकी चपाती अच्छी नहीं बन पाती, मगर उससे सिमोलिना, स्पैगेटी ये बनता है, और जिसको की भी लोग बहुत रुचि से खाते हैं। इसके अलावा एक तीसरा गेहूं है डाइकोकम, जो कि बहुत थोड़े से एरिया में होता है हमारे देश में, क्षेत्र में, जो धारवाड़ का एरिया है, कर्नाटक का एरिया है, उसमें होता है। बहुत अच्छा गेहूं है, खास करके शुगर के पेशेंट के लिए, मगर उसमें समस्या ये होती है कि उसको थ्रेशिंग करने में दिक्कत आती है, और उसमें एक रतुआ रोग जो होता है वो भी लगता है। ये जो थ्रेशिंग की समस्या कम हो जाए, तो मड़ाई की समस्या कम हो जाए, तो वह भी गेहूं काफ़ी जो है वो लोकप्रिय हो जाएगा। और जो आजकल
आप देख रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में जो डायबिटीज़ के पेशेंट की जो जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसमें यह काफ़ी अच्छा होगा। किसानों के लिए भी गेहूं अब मुनाफा देने वाली फसल बनती जा रही है। सरकार हर साल इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा कर रही है और बड़ी मात्रा में किसानों से गेहूं खरीद भी रही है। 2013-14 में सरकारी एजेंसियों ने 250 लाख टन से भी अधिक गेहूं खरीदा था। 2017-18 में 308 लाख टन, 2018-19 में 358 लाख टन, 2020 और 21 में 390 लाख टन और 2021-22 में 433 लाख टन गेहूं की खरीद की गई। चालू विपणन सीजन में अब तक 262 लाख टन गेहूं सरकारी पूल के लिए खरीदा जा चुका है। उत्पादन के मामले में भी हमारा देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 2019-20 में कुल गेहूं उत्पादन 1078 लाख टन था। 2021-22 में ये 1095 टन हो गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 में रिकॉर्ड 1127 लाख टन गेहूं की उपज हो सकती है। लेकिन आजादी के समय ऐसा नहीं था। 1947 में हमारा देश सिर्फ 64 लाख टन ही गेहूं उगा पा रहा था और उत्पादकता भी महज 663 किलो प्रति हेक्टेयर थी। देश की बढ़ती आबादी के लिए ये उपज ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। यही कारण था कि आजादी के बाद भारत को अपना पेट भरने के लिए दूसरे देशों से गेहूं आयात करना पड़ रहा था। इसी जरूरत ने हरित क्रांति को जन्म दिया, जिसकी वजह से गेहूं आयातक भारत बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। हम लोग पहले दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर आश्रित थे कि हमें भोजन वहाँ से मिले, हमें गेहूं वहाँ से मिले। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने यहाँ तक उनको कहना पड़ा था कि हमें यदि एक टाइम हम रोटी खा लेते हैं तो भी हम अपना काम चला सकते हैं, और उन्होंने खुद एक समय रोटी खाना शुरू कर दिया था जिससे हम अपने देश के लोगों का पेट भर सकें। और उस समय हमारी जनसंख्या भी मात्र 35-40 करोड़ थी। आज हम 140 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए हैं और फिर भी हमारे पास अनाज के भंडार भरे हुए हैं। हम लगातार अपनी उपज को तो बढ़ाते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा काम अब हो रहा है वो है कि हमारे अनाज के अंदर पोषक तत्व कितने हैं, न्यूट्रिशनल जो हमारी यील्ड है वो क्या है, उसके ऊपर भी काफ़ी काम किया जा रहा है। क्योंकि सिर्फ पेट भरने से काम नहीं चलेगा। कभी हमें पेट भरने की आवश्यकता थी, कभी हमारे प्रधानमंत्री को दूसरे देशों के पास जाना पड़ता था कि वो हमें कोई अनाज दे दें, और वो हमें वो अनाज देते थे जो उनके भी खाने के योग्य नहीं था। लाल गेहूं और कैसा कैसा गेहूं आता था, इतिहास साक्षी है। लेकिन आज हम खाने की बात नहीं कर रहे, पेट भरने की बात नहीं कर रहे, दुनिया के पेट भरने की बात कर रहे हैं। और उसके साथ भी ऐसे अनाज, ऐसे गेहूं जिसमें आयरन, जिसमें जिंक, जिसमें कैल्शियम ये ज़्यादा हों, इवन विटामिन्स तक की हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास न्यूट्रीफाइड वैरायटीज़ आएँ। और आज हमने कई सारी प्रजातियां इस तरह की तैयार कर दी हैं जिसमें पोषक तत्वों की भरमार है। हम 15% से ज़्यादा प्रोटीन गेहूं के अंदर आराम से ले पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं अपने किसान भाइयों का और देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी देना चाहूँगा। आजकल कृषि क्षेत्र में काले गेहूं का भी नाम काफी सुना जा रहा है। सामान्य गेहूं की तुलना में इस प्रजाति में ज्यादा प्रोटीन, आयरन, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसे डायबिटीज, दिल और पेट के मरीजों के लिए फायदेमंद बताया गया है। पौष्टिक गुणों के कारण ही बाजार में इसकी कीमत सामान्य गेहूं से कई गुना ज्यादा है। हमारे वैज्ञानिक किसानों के बीच इसे प्रोत्साहित करने लगे हैं। काला गेहूं राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ने तैयार किया है।
इस संस्थान का काम अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से सभी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस संस्थान ने बैंगनी रंग का गेहूं भी विकसित किया है। हालांकि ये काले गेहूं से सस्ता है। इसके बारे में अभी कम लोगों को ही जानकारी है। भारत में बहुत सारे अनुसंधान संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय हैं। पूना के अलावा करनाल स्थित भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान गेहूं पर लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। इनके अलावा लगभग सभी कृषि विश्वविद्यालयों में गेहूं पर काम हो रहा है। क्योंकि भारत में अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है, इसलिए ऐसी किस्में उगाने की जरूरत होती है जो स्थान विशेष की जलवायु के अनुकूल हों। कृषि वैज्ञानिक किसानों को अपने इलाके की जलवायु के हिसाब से ही किस्म चुनने की सलाह भी देते हैं। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय भी गेहूं पर लगातार काम कर रहा है। ये विश्वविद्यालय अब तक अलग अलग गुणों वाली 32 किस्में विकसित कर चुका है। इनमें से 3 किस्मों का तो हरित क्रांति में बड़ा योगदान रहा है। हाल के दिनों में 6 नई प्रजातियों का अनुमोदन किया गया है। इनमें से 3 समय पर बुआई के लिए हैं, जबकि 3 पछेती किस्में हैं। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग, जो नोबेल पुरस्कार विजेता, जो मेक्सिको में बहुत विश्व के माने जाने वैज्ञानिक थे, उन्होंने 15 विश्वविद्यालयों को हरित क्रांति की जननी कहा है। जब लोग बाहर से आएंगे तो देखेंगे कि हरित क्रांति की जननी उनको क्यों कहा। इस समय पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रही है। इसके कारण धरती गर्म हो रही है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते तापमान का असर गेहूं पर भी पड़ा है। अभी जो किस्में हमारे पास उपलब्ध हैं, उन्हें इस तापमान का मुकाबला करने में मुश्किल हो रही है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमने देखा कि अचानक बढ़े तापमान की वजह से गेहूं की पैदावार कम हुई है। जलवायु परिवर्तन की वजह से जो चुनौतियां आ रही हैं, उनसे लड़ने के लिए हम किस प्रकार तैयारी करें। तो रोग और कीट से के प्रति अवरोधी प्रजातियों का विकास करना तो हमारा उद्देश्य रहा है, परंतु इस समय कम से कम पानी में अच्छी प्रजातियां कैसे हो, उसके अलावा जब अचानक तापमान बढ़ जाए, उस समय तापमान के प्रति अवरोधी प्रजातियों का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ चूँकि हमारे देश में जनसंख्या बहुत है और कुपोषण की भी समस्या है, इसलिए उन प्रजातियों में उच्च प्रोटीन की मात्रा, उसके अलावा जिंक और आयरन, इसके लिए भी विशेष रूप से हम ध्यान दे रहे हैं। और जो हमारा विधि है गेहूं को विकसित करने, गेहूं की प्रजातियों को विकसित करने में, जिससे कि लगभग 10 से 12 साल लग जाता है, उसके साथ साथ हम आणविक मार्कर का प्रयोग करके हम जल्दी से जल्दी प्रजातियों के विकास में लगे हुए हैं। इसके लिए खास करके अभी हमने 4 किस्मों को जो है वह जो रतुआ रोग होता है, उसके प्रति अवरोधी हमने विकसित कर ली है। अलग अलग तरह का गेहूं अलग अलग तरह के प्रसंस्करण में काम आता है। भारत भी अब गेहूं के वर्गीकरण की कोशिश कर रहा है। ऐसा करने से निर्यात में और बेहतरी आएगी। हमारे देश में एस्टिवम गेहूं का सिक्का चलता है। ज्यादातर किसान इसी को उगाना पसंद करते हैं। इसे ब्रेड व्हीट के नाम से भी जाना जाता है, जबकि कई वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निर्यात के लिए ड्यूरम गेहूं को ज्यादा बेहतर मानते हैं। पोषण के लिहाज से भी इसे एस्टिवम गेहूं से बेहतर माना गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ड्यूरम उगाने वाले बहुत से किसान खुद की प्रसंस्करण इकाई भी स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा एपिडा भी ड्यूरम गेहूं की बिक्री में मदद के लिए तैयार है। किसान भाइयों, आपको बताना चाहता हूं कि आप काठा गेहूं जिसे बोलते हैं ड्यूरम व्हीट, उसकी भी खेती करना शुरू कीजिए। कुछ क्षेत्रों में ये काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे हमारे बुंदेलखंड में काठा गेहूं काफ़ी होता है। अब डिमांड इनकी है, क्योंकि आजकल की फूड हैबिट समय के अनुसार सब चीज़ बदलती है। फूड हैबिट भी हमारी बदल रही हैं।
पहले हम रोटी खाते थे या पहले मोटे अनाज खाते थे, अब घूम फिर के दोबारा से हम पोषक तत्वों के लिए मोटे अनाजों पर आ रहे हैं। हम रोटी खाते थे लेकिन अब दुनिया के अधिकतर जगहों पर देखें वहाँ ब्रेड खाई जाती है। वहाँ जो हिंदुस्तान में रोटी है उसके अलावा दूसरे तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि पास्ता बनाए जाते हैं, नूडल्स बनाए जाते हैं, बेकरी के डिफरेंट तरह के केक्स और दुनिया भर की चीज़ें बनाई जाती हैं। उन सब में यानी कि प्रोसेसिंग के लिए जो हमको गेहूं चाहिए उसे हम काठा गेहूं, ड्यूरम व्हीट बोलते हैं। ड्यूरम व्हीट की बहुत सारी वैरायटीज़ हमारे देश में उपलब्ध हैं। कुछ एरियाज़ में किसान बहुत अच्छा कर रहे हैं। यदि हमारे किसान यहाँ पर भी अलग अलग भागों में लेकिन सामूहिक रूप से, जैसे एफपीओ हैं, इकट्ठे होकर एक क्षेत्र में किसी फसल और किसी प्रजाति का चुनाव करते हैं तो इसमें एक्सपोर्ट की भी असीम संभावनाएं हैं। और देश में भी हमारी इंडस्ट्री जो आजकल बहुत आगे बढ़ रही है तेज़ी से, ख़ास तौर से पास्ता और नूडल्स के लिए, उनको भी इसकी आवश्यकता है। तो किसान भाई जो सिर्फ सामान्य गेहूं लगाते हैं वो अब ड्यूरम व्हीट की ओर भी इसमें विचार करें और लगाएं। दुनिया भर में कुपोषण की भी समस्या देखी जा रही है। खास तौर से भारत सहित लगभग सभी विकासशील देश इस समस्या से घिरे हैं। क्योंकि अलग अलग रूपों में सबसे ज्यादा गेहूं का ही सेवन होता है, इसलिए इस फसल में जितने ज्यादा पोषक तत्व होंगे, कुपोषण से लड़ना उतना ही आसान होगा। वैसे भी अमीर हो या गरीब, सभी लोग गेहूं का सेवन कर रहे हैं। इसलिए कुपोषण के खिलाफ जंग में गेहूं बड़ा हथियार साबित हो सकता है। इसी को देखते हुए हमारे वैज्ञानिक नई किस्मों में प्रोटीन, आयरन और जिंक की मात्रा बढ़ाने पर भी ध्यान दे रहे हैं। सबसे ज्यादा उपभोग किए जाने वाले एस्टिवम गेहूं में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। शुगर के लिए यही इंडेक्स जिम्मेदार है। हमारे वैज्ञानिक इस इंडेक्स को कम करने के तरीके खोजने में लगे हैं। कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे रंग बिरंगा गेहूं उगाने वाले किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं गेहूं के बारे में। तो आइए जानते हैं गेहूं उत्पादन से जुड़ी हुई कुछ और खास बातें। गेहूं के लिए ऐसे इलाके ज्यादा सही हैं जहां बढ़वार के समय मौसम ठंडा और नम हो, जबकि फसल पकने और कटाई के समय सूखा और गर्म। बीज अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान अच्छा माना जाता है। यही वजह है कि गेहूं की बुआई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जा सकती है। गेहूं की खेती कई तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम है। गेहूं की बुआई से पहले किसानों को कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। खास तौर से किस्मों के चुनाव में बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। बीज साफ, स्वस्थ और प्रमाणित हों। सिकुड़े, छोटे और कटे फटे दानों को निकालकर अलग कर दें। तो आप हैप्पी सीडर या सुपर सीडर से भी सीधे बिजाई कर सकते हैं। फसल आप देखेंगे आपको और अच्छी नज़र आएगी। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि जो आप धान की फसल को काटने के बाद पलेवा करते हैं, उस पलेवा में खेत तैयार होने में कम से कम 20 दिन का समय लग जाता है। और ये मान लीजिए कि एक दिन में 10 से 12 किलो गेहूं की उपज कम होती जाती है। यानी कि 20 दिन में 2 क्विंटल गेहूं तो आपका अपने आप कम हो गया। यदि आपने समय पे बिजाई की होती तो कम से कम 2 क्विंटल तो ये गेहूं आपका बढ़ना ही बढ़ना था, बल्कि 2 से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो समय पे बिजाई होती है उसकी उपज एक्स्ट्रा अलग से फालतू आती है। और जिस प्रकार से आप देखते हैं कि सीधे खड़े खेत में मशीन लिया और बिजाई कर दी, तो
बीज भी पर्याप्त तरीके से पड़ता है, खाद भी सही जगह पे पड़ता है, तो आपके खाद की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। क्योंकि आप यदि छिटकवा ऐसे ही बोते हैं तो उसमें खाद कहाँ गिरता है, यहाँ बीज के साथ साथ गिरता है। तो आप यदि सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें आपने समय भी बचाया, आपने उसमें ट्रैक्टर का खर्चा भी बचाया, और इसके बाद सही समय पर यदि आपने बिजाई की है तो आपकी फसल सही समय पर कट जाती है। और जो हीट, जो गर्मी, जो वातावरण बदलता है वो बाद में आके बदलता है, जिससे उपज कम होती है। तो आप वो जो कम उपज होने का खतरा है उससे भी बच जाते हैं। गेहूं की फसल के लिए आमतौर पर 4 से 6 सिंचाई पर्याप्त होती है। पहली सिंचाई बोने के 20 दिन बाद, दूसरी 40 से 45 दिन बाद, तीसरी 60 से 65 दिन बाद, चौथी 80 से 85 दिन बाद, पांचवी 110 से 115 दिन बाद, जबकि छठी और आखिरी सिंचाई 120 से 135 दिन बाद होगी। दीमक को समझने के लिए आपके खेत में जो मैड़े होती हैं, जो डौलें होती हैं, या ज़मीन के अंदर ये 2-3 मीटर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना के घर बनाती है, जहाँ पर उसकी रानी रहती है। रानी बहुत सारी बच्चे यानी दीमक को पैदा करती है और वहाँ पर वो अपने एक ही स्थान पर बनी रहती है। और वो कम से कम हमारे जो हाथ का अंगूठा होता है उतने बराबर मोटी होती है। हम जब दवाई डालते हैं तो 1 फीट तक दवाई जा पाती है, लेकिन दीमक का जो घर होता है टेढ़े मेढ़े रास्ते से 2 मीटर गहराई तक होता है। जब 2 मीटर गहराई तक होगा और 1 फीट तक हमारी दवाई जाती है तो उसे नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए दीमक को सामाजिक कीट कहा जाता है। एक रानी है, वर्कर हैं, सैनिक हैं। वो सैनिक जो रानी की सुरक्षा करते हैं, वर्कर हैं वो सीधे जाते हैं, भोजन लाते हैं, रानी तक पहुंचाते हैं। इस तरह का उनका सामाजिक व्यवस्था होती है। उसी सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमें अपने गेहूं की फसल को कैसे बचाएं उस दीमक से। तो अब इस विधि में हम समय कीटनाशी प्रबंधन का इस्तेमाल करते हैं। एक, सबसे पहले आप अपने खेत में कच्चा गोबर बिल्कुल न डालें, जो ज़्यादातर किसानों द्वारा डाला जाता है। हमारे जो फसल का अवशेष है उनको फसल कटाई के बाद यूं ही ना छोड़ दें, उनको जुताई करके मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए। इसी के साथ साथ हम दीमक को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एंटमोपैथोजेनिक फंगस फफूंद है, जैसे आपका ब्यूवेरिया बेसियाना, मेटारीजियम, इसका 2 से 3 किलो प्लस 50 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ मिला के खेत में बखेर देना चाहिए जब फसल की बुवाई करें। ये फंगस पूरे खेत में फैल जाता है। फंगस जब फैलता है, जो दीमक वहाँ भोजन लेने आती है उसके शरीर पर वो स्पोर लग जाते हैं। स्पोर लग जाते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि एक साथ उसको आक्रमण करता है फंगस, नहीं। जैसे हमारे शरीर को अभी आपने देखा, समझा, जाना कोविड-19, कोविड आदमी को धीरे धीरे पूरा नुकसान करता है और 15-20 दिन में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसी क्रम में अगर ये फंगस दीमक के शरीर में लग गया और ये दीमक जब भोजन लेके रानी तक जाती है, रास्ते में सभी से उसका छुपना होता है, मेलजोल करना होता है, रानी के स्टोर में भोजन रखना होता है। इस वजह से फिर वो सैनिक होते हैं, जो सुरक्षा गार्ड होते हैं, उनसे टच में आता है फंगस और पूरा कुनवा यानी कि पूरा खानदान, मतलब पूरी फैमिली उस फंगस ब्यूवेरिया बेसियाना और मेटारीजियम से ग्रसित हो जाते हैं। अब वो फंगस क्योंकि एंटमोपैथोजेनिक फंगस है,
कीटों का आक्रमण करने वाला फंगस है। तो ये फंगस जब कीड़ों से लग जाएगा वहाँ उसकी संख्या बढ़ जाएगी और हमारा दीमक का प्रबंधन हो जाएगा। गेहूं उत्पादन के मामले में हमारे वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि हमारे किसान भी शानदार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के एक किसान हैं जो रंग बिरंगे गेहूं उगा रहे हैं। तो कई किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने गेहूं की कई नई किस्में विकसित की हैं। ये अनिल दीप महल हैं। इनका गांव उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है। खेती के नए नए प्रयोग करना इनका शौक है। कई दुर्लभ फसलें उगा रहे हैं। गेहूं में भी इनका काम शानदार रहा है। इनके खेतों में आपको काला, बैगनी और नीला गेहूं भी उगता हुआ नजर आ जाएगा। इसके अलावा ये खापली और मध्य प्रदेश का शरबती गेहूं भी उगा रहे हैं। रंग बिरंगी किस्मों की खेती भी आम गेहूं की तरह ही होती है और उत्पादन भी लगभग उतना ही होता है। हाँ, कीमत के मामले में ये सफेद गेहूं से कहीं आगे हैं। अनिल ने ये रंग बिरंगे गेहूं अलग अलग जगहों से इकट्ठे किए हैं और उगाने के बाद इनके दाने लोगों के बीच बांट रहे हैं। अनिल का कहना है कि अच्छा न्यूट्रिशन होने की वजह से रंग बिरंगी प्रजातियों का स्वाद बढ़ जाता है। इसी कारण जो इंसान एक बार इनके यहाँ से गेहूं ले जाता है वो दोबारा पलटकर जरूर आता है। इसका मेन जो है दैट इज ये जो कलर जो होता है ये आपका एंथोसायनिन एक केमिकल है। ये उसको रंग बिरंगा जो रंग देना है वो रंग बिरंगा काम जो देना है उसका नाम है एंथोसायनिन। ये हमारे बॉडी के अंदर सब एंटीऑक्सीडेंट जितने भी हैं इस सबको बाहर निकालता है। ये गेहूं में और जो आम गेहूं हम लोग खा रहे हैं उसमें फ़र्क है ppm पार्ट्स पर मिलियन का। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये जो हमारा काला गेहूं है इसके अंदर जो है न्यूट्रिशन वैल्यूज़ ये बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जिंक, कॉपर, कैल्शियम सब कुछ होता है। इसके अंदर जो इसकी ppm है पार्ट्स पर मॉलिक्यूल, मतलब एक दाने के अंदर क्या कुछ है वो हमारा 140 ppm है। उसी तरीके से हमारा ये जो नीला गेहूं है इसके अंदर जो ppm है वो हमारा 80 ppm हमारा आता है। उसके बाद हमारा जो बैंगनी गेहूं है इसके अंदर हमारा ppm जो है वो 40 है। इनका नाम नरेंद्र सिंह मेहरा है और इनका गांव उत्तराखंड के नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। भूगोल में एमए करने के बाद ये खेती बाड़ी से जुड़ गए। पहले दुग्ध उत्पादन किया, फिर खेती में किस्मत आजमाई। दूसरी फसलों के साथ साथ नरेंद्र सिंह गेहूं की खेती भी कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने अपनी खुद की एक किस्म भी विकसित की है। जब मैंने RR21 की फसल यहाँ पर अपने खेतों में लगाई हुई थी तो उसी वक्त मुझे उस खेत में एक ऐसी बालियाँ दिखने लगी जो पूरे खेत से बिल्कुल भिन्न थी। तो इसका जो वैरायटी को सिलेक्शन करना होता है तो इसको कहते हैं लाइन सिलेक्शन कहते हैं। मैंने लाइन सिलेक्शन के द्वारा उस बाली को वहाँ चिन्हित कर लिया था। चिन्हित करने के बाद जब वो बाली पक गई थी उस बाली को काट के लाया और उसके बाद मैंने उसके दाने निकालने शुरू किए। शुरुआती दौर में मैंने दूसरी ओर सरकार भी गेहूं को प्रोत्साहित करने में लगी है। खास तौर से छोटे और बड़े सभी किसानों को सस्ती दरों पर उन्नत बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे विभाग में 2 योजनाएं चल रही हैं। तो खाद्य सुरक्षा मिशन जिसमें हम किसान को 1 कुंटल तक देते हैं और एक बीजग्राम योजना चल रही है जिसमें हम 1 एकड़ के लिए 40 किलो भी देते हैं। तो ये थी गेहूं उत्पादन से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही रोचक जानकारियां। हमें उम्मीद है कि कृषि विशेष का आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।